हूँ कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी के बारे में और इवोल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में। अभी तक हमने सिर्फ हेरिडिटी को ही स्टार्ट किया है और हमने जाना है कि हेरिडिटी क्या होती है। जो कैरेक्टर्स होते हैं जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे की है। अब हमने कहा है वेरिएशन कैसे आते हैं, तो वेरिएशन के क्या क्या रीजन हमने यहाँ पे पढ़े थे। हमने कहा था एक तो इनहेरिटेड कॉज ऑफ वेरिएशन होता है, इनहेरिटेंस के कारण ही वेरिएशन आता है। सेकंड हमने कहा था इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन। क्या होती है वेरिएशन? वेरिएशन यानी कि विविधता। जैसे कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है और आपको ईयर लोब में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि एक जो फैमिली थी वहाँ पे ईयर लोब हमेशा फ्री ही था। जो भी वहाँ पे जो नए इंडिविजुअल आ रहे थे वो क्या था, उनका जो ईयर लोब था वो फ्री था। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जब भी वहाँ पे जब एक नया बॉर्न न्यू बॉर्न वहाँ पे आया तो वहाँ पे उसका जो ईयर लोब था वो कैसा था, अटैच्ड ईयर लोब था। तो ये क्या आ गया है, वेरिएशन आ गया है। वेरिएशन के रीजन भी हमने पढ़े हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताओं का जो संचय है वो किस प्रकार से होता है। तो क्या चीजें हमें यहाँ पे बताई गई हैं, आपने पढ़ा है वाई डू फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल बनाना लुक अलाइक, दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स रिप्रोड्यूस्ड asexually which typically involves only one parent। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बनाना होते हैं या फिर जो फ्रूट होते हैं वो एक जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट होते हैं वो asexually रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बात बताई गई है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ओनली अ सिंगल पेरेंट इज ट्रांसमिटेड विच इज वाई वी डोंट सी मच वेरिएशन इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बात किया, हाउएवर वी डू सी स्लाइट चेंजेस प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ माइनर इनएक्यूरिटीज वाइल कॉपिंग ऑफ डीएनए। देखिए आपको सिंपल सी इतना आपको समझाया जा रहा है कि जब भी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो एक ही प्रकार का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे होगा। क्या है यहाँ पे सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या एक सिंगल पेरेंट है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं हो रही है। और अगर मिक्सिंग नहीं हो रही है तो कैरेक्टर एज इट इज वहाँ पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे दो पेरेंट शामिल होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि जब दो चीज यहाँ पे क्या होंगी, दो चीजों का जब मिक्सचर यहाँ पे बनता है तो तीसरी हमें नई चीज देखने को मिलती है। वहाँ पे कुछ वेरिएशन आती है, कुछ विविधताएं आती हैं, कुछ चेंजेस हमें दिखते हैं यहाँ पे। यही रीजन है कि वेरिएशन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे कि हमने जब कॉज पढ़े थे तो हमने कहा था इनहेरिटेड कॉज होता है, तो यही कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक कॉज हमने पढ़ा था जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, हमने कहा वी सी अ ह्यूज वैरायटी अमंग्स ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ठीक है, ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि क्या होगा, अलग अलग पेरेंट से गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट का फ्यूजन यहाँ पे होता है। दिस फ्यूजन गिव राइज टू अ इनमेरेबल combination to the very same gene set resulting in organism looking different from their parents। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जब ये फ्यूजन होता है तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, एग्जाम्पल सेम वही लिया है, अलग अलग कलर को आप मिक्स कर रहे हैं और तीसरा कलर वहाँ पे क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा the variation is that accumulated is passed on over the years, which result in noticeable changes from the past few generation। अब क्या होता है, देखिए छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं। हमने कहा कि F1 जनरेशन जब बनी उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए, उसके बाद F2 जनरेशन जब बनेगी उसमें भी थोड़ा चेंजेस आएंगे। ऐसे ही करते करते जब बहुत सारी जनरेशन बीत जाएंगी तो हमें फिर क्या होता है, वो जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, छोटी छोटी वेरिएशन हो जाती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और तब वो नोटिसेबल होती हैं, क्योंकि अब वो हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि एयर लोब का फ्री होना,
हो सकता है कि जो ईयर लोब है वो धीरे धीरे क्या हुआ, जो अटैच पहले नहीं था, पहले फ्री था और धीरे धीरे वो अटैच होना शुरू हुआ होगा। स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कब ध्यान दिया गया, जब पूरा जो ईयर लोब है वो अटैच हो गया है, तब ध्यान दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, वेरिएशन आ गई है, चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा है द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज हाउएवर डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ये कह रहा है कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है उसका जो बेस होता है वो ये है कि कौन से कैरेक्टर का सिलेक्शन यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो बात हमने कल की थी वहीं पे ये बात फिर से आज दोहराई जा रही है कि हमने कहा कि जब हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडप्ट कर पाते हैं तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, अडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो यही कह रहा है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को हमें अडप्ट करना पड़ता है। इसका मतलब इन्वायरमेंट ही चूज कर रहा है कैरेक्टर्स को। तो हमने क्या जाना यहाँ पे कि जो वेरिएशन आती है वो एकदम से वेरिएशन नहीं आती है, वो एक्यूमुलेट होती है और धीरे धीरे करके वहाँ पे हम वेरिएशन को देखते हैं। चलिए, अब हमने कहा इनहेरिटेड ट्रेट। मैंने आपको क्या बताया था, इनहेरिटेंस एक शब्द है, इनहेरिटेड ट्रेट एक अलग चीज है। तो ट्रेट क्या होती है, ट्रेट के बारे में हम आराम से बात करेंगे। उससे पहले हम इनहेरिटेड कैरेक्टर की ही बात कर लेते हैं। ट्रेट और कैरेक्टर अलग अलग चीजें होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम जेनेटिक को शुरू कर रहे होंगे। जेनेटिक्स हम कब शुरू कर रहे होंगे, जब हम पढ़ेंगे मेंडल्स के बारे में, मेंडल के लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो जेनेटिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तो क्या हमने बात की है इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में, हमने कहा है वो ट्रेट जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट कह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट हैं, यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीमेल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हेयर कलर है सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे। हेयर कलर के साथ साथ जो बालों का जो शेप है, कर्ल है या स्ट्रेट है, वो हम चीज देखेंगे। दो चीजें आपने देखनी है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर और ट्रेट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने कहा कि बालों का कलर, हेयर कलर क्या है, ये कैरेक्टर है। अब कलर में अलग अलग हो सकते हैं, हमने कहा येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, दोनों क्या है, ट्रेट है। ध्यान रखिए, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो बालों की जो लंबाई है वो क्या है, कैरेक्टर है। अब बाल लंबे हैं या बाल छोटे हैं वो क्या है, ट्रेट है। यानी कि कैरेक्टर के जो अलग अलग फॉर्म आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो हमने क्या कहा, कैरेक्टर यहाँ पे एक है लेकिन ट्रेट यहाँ पे दो है। कैरेक्टर एक है यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बालों के कलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कलर हमारे पास दो आ गए हैं, यानी ट्रेट हमारे पास दो आ गए हैं। कैरेक्टर एक ही है, हम कलर के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेट यहाँ पे दो आ गए हैं। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, हमने बालों के शेप के बारे में बात की कि किस प्रकार का शेप है, कर्ल है या फिर स्ट्रेट है। शेप क्या है, कैरेक्टर है, कर्ल और स्ट्रेट होना उसका क्या है, ट्रेट्स है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पे दो कलर हमें बालों के दिख रहे हैं। जो मदर है उनके बालों का कलर कैसा है, येलो है। उनके बालों का कलर कैसा है, येलो है। और जो फादर हैं उनके बालों का कलर कैसा है, ऑरेंज है। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो है पेरेंट और ये है F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में इनके तीन बच्चे हुए हैं, दो यहाँ पे क्या है, बॉयज है, एक यहाँ पे क्या है, गर्ल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला जो बॉय था उसमें बालों का जो कलर हुआ वो ऑरेंज आया। ध्यान दीजिए, बालों का कलर ऑरेंज आ गया है। ठीक है, अब हम कलर के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि शेप कैसा है। तो हमने कहा कि जो मदर के बाल हैं वो स्ट्रेट हैं और फादर के जो बाल हैं वो क्या है, कर्ल हैं। ठीक है, मदर के बाल कैसे हैं, स्ट्रेट हैं और फादर के बाल कर्ल हैं। अब क्या हुआ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे यहाँ पे क्या है, गर्ल है। सबसे पहले हम नंबर 1 पे देखेंगे। नंबर 1 का जो चाइल्ड है वो बॉय है और उसमें क्या हुआ कि जो बालों का कलर है वो कलर कहाँ से आया है, यहाँ पे उसके फादर से आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो ऑरेंज है थोड़ा लाइट कलर का हमें दिख रहा है, ये जो ऑरेंज है थोड़ा डार्क कलर का हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो फादर से सन में आ गया है और दोनों ही कैरेक्टर आए हैं। कौन कौन से कैरेक्टर, कलर भी सेम है, ऑरेंज है
और अगर हम देखें कि बाल कर्ल है या स्ट्रेट है, तो हमने कहा बाल कैसे हैं, कर्ल हैं यहाँ पे। तो जो कैरेक्टर है जो फादर से सन में चला गया है, इस कैरेक्टर को हम कह सकते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर या इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे, अगर हम सेकंड नंबर की चाइल्ड को हम देखेंगे तो वहां पे इसके बालों का जो कलर है वो कैसा है, उसकी मदर के जैसा है। कैसा यहाँ पे होगा, ये है येलो कलर के। अगर हम यहाँ पे देखें कि बालों का जो शेप है वो कैसा है, वो स्ट्रेट है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बालों का जो कलर है वो सेम है। यहाँ पे मदर के जो बालों का कलर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक की बात सेम थी कि जो इनहेरिटेड ट्रेट था इसके बालों का वो कहाँ से आया है, फादर से आया है। सेकेंड नंबर का जो चाइल्ड था उसके बाल जो थे वो किससे मैच कर रहे हैं, उसकी मदर से कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे जो गर्ल है उसको ध्यान से देखिए क्या हुआ यहाँ पे। बालों का जो कलर था वो कहाँ से आया है, वो आया है उसकी मदर से। एक कैरेक्टर तो उन्होंने अपनी मदर से ले लिया। लेकिन इस शेप की जब हमने बात की, हमने देखा शेप कैसा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, शेप कलर के साथ साथ शेप भी सेम आ रहा है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि कलर तो क्या हुआ, मदर से मैच कर रहे हैं, लेकिन जब बालों को देखा तो बाल कैसे थे, कर्ल थे, येलो कलर के थे लेकिन कर्ल थे। और कर्ल किसके हैं, यहाँ पे फादर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपने वेरिएशन देख लिया है। ठीक है, स्लाइटली यहाँ पे कलर का थोड़ा चेंजेस है। स्लाइटली आप देखेंगे जितने स्ट्रेट मदर के हैं उतने स्ट्रेट यहाँ पे सन के नहीं है, लेकिन ये ऐसे चेंजेस थे कि इन्हें अभी नोटिस नहीं किया जा सकता है। नोटिस किसे किया जा रहा है, जो गर्ल है यहाँ पे वेरिएशन आ गया है। कैसे वेरिएशन आया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कलर तो क्या है, मदर से आ गया है, लेकिन जो शेप था, जो कर्ल जो बाल थे वो कैसे थे, फादर से ये कैरेक्टर आ गया है। अब ये नया कॉम्बिनेशन हमारे पास बना है। अभी तक कॉम्बिनेशन क्या था, येलो एंड स्ट्रेट थे, ऑरेंज एंड कर्ल थे, ऑरेंज एंड कर्ल, येलो एंड स्ट्रेट। अब ये क्या है, येलो एंड कर्ल हमारे पास नया कॉम्बिनेशन आ गया है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं कि वेरिएशन आ जाता है जब अलग अलग सोर्स से जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी मिक्सिंग होगी, तो वहां पे क्या होगा, वेरिएशन आएंगे, नए कैरेक्टर आएंगे। यही क्या है, रीजन है। ठीक है, तो यही इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको आंखों का कलर बताया गया है। जो मदर है उनकी आंखें ब्लू हैं, जो यहाँ पे फादर है उनकी आंखें कैसी हैं, ब्राउन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन था उसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी, जो कि मदर से जो कैरेक्टर पास हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर का जो चाइल्ड है यहाँ पे आईज कैसी हैं, अब ध्यान दीजिए आईज कैसी हैं, यहाँ पे जो आईज है वो कैसी हैं, ब्लू आईज है। ब्लू आईज कहाँ से मिली है, मदर से मिली है। बालों का जो कलर और शेप है वो फादर से मिला है। ठीक है, तो अगर हम अब दो कैरेक्टर को यहाँ पे क्या करें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई का कलर मदर से आ रहा है और बालों का कलर फादर से आ रहा है। लेकिन हमने क्या देखा, ब्राउन आईज देखी जो फादर से आ रहे हैं, और जो बालों का कलर है वो मदर से आ रहा है। फिर हमने क्या देखा, ब्लू आईज देखी, जो मदर से ब्लू आईज का जो कैरेक्टर है वो आया, बालों का जो कलर है वो भी मदर से आया, और बालों का जो शेप है, कर्ल शेप, वो कहाँ से आया, फादर से यहाँ पे आया है। इन्हीं कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। तो यही हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। हमने क्या बात की है, हमने कहा हेरिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सिंपल सी बात है, हेरिडिटी हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, यानी जो F1 जनरेशन होती है, वो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर को एक्वायर करती है, अर्जित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेट। अब डिटेल में हम जानेंगे कि ये जो कैरेक्टर हैं या ट्रेट हैं ये क्या है। लेकिन अभी तक आपने देखा कि जो ट्रेट होते हैं वो कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, ट्रेट कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक बिकॉज दे हैव अ यूनिक सेट ऑफ ट्रेट। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिक है, यूनिक सेट उसमें आ जाते हैं। कैसे, हमने कहा ये देखो तीनों भाई बहन हैं, इनके पेरेंट क्या है, सेम है, और जो जेनेटिक मटेरियल इन तीनों में है वो भी सेम है, क्योंकि सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल तीनों का सेम है। फिर भी हमने क्या देखा, हमने देखा तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, यूनिक है। यहाँ पे हमने कहा चलो ठीक है, बालों का कलर सेम है लेकिन बालों का शेप अलग आ जाता है। हमने कहा आंखों का जो कलर है वो अलग आ जाता है। तो इस प्रकार से एक ही माता पिता की संतान होते हुए भी वहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, और उनमें क्या अलग अलग जो कैरेक्टर उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें यूनिक सेट होता है किसका, जीन्स का।
नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द ट्रेट्स विच आर ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर इनहेरिटेड ट्रेट। सिंपल सी बात है कि जो ट्रेट क्या होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। दिस इनहेरिटेंस इज डिटरमाइंड बाय अ सर्टेन रूल्स ऑफ हेरिडिटी। अब ये जो यहाँ पे इनहेरिटेंस होता है जब, तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कोडेड इन आवर डीएनए एंड हैंस कैन बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल आई कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, हेयर कलर एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये हमने क्या पढ़ा है, इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ पे जो एक्चुअल हमारी जेनेटिक स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है जब हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। कौन थे ये, आपने देखा होगा, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है। और इन्होंने ही वो रूल्स दिए थे जिन्होंने हमें समझाया कि कैसे यहाँ पे जो ट्रेट हैं, कैरेक्टर हैं, वो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इन्होंने ही हमें बताया कि कुछ कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, इसके पीछे का क्या रीज़न है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रूल्स दिए हैं और हमें ये जो रूल्स हैं ये अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और डीप में आपने इन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, Gregor John Mendel was a scientist who is recognized as the father and founder of genetics। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, मेंडल कंक्लूडेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जब भी कोई रूल्स देते हैं तो उस रूल्स के पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे ही रूल्स नहीं दे देता है। रूल्स के लिए क्या होते हैं, वो एनालाइज करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके उनका एक कंक्लूजन निकलता है, उसे वो एक रूल के फॉर्म में हमारे पास पेश करते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया था, रूल्स देने से पहले उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और किस पे किए थे, उन्होंने क्या था, पी प्लांट पाइसम सटाइवम पे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा बिटवीन 1856 एंड 1863 इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो इसके बीच में किए थे। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा ही स्टडीड द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डिटेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन, दस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉ दिए थे, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इन्हें माना जाता है। तो जब इन्होंने लॉ दिए थे, इन्होंने पब्लिश कराए थे, तो उस टाइम पे इनके काम को ध्यान में नहीं लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम के हिसाब से जो अपनी खोज की थी, जो डिस्कवरी की थी, वो बहुत हाई लेवल की थी और उस टाइम पे किसी को समझ नहीं आया था कि इन लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी मेंडल्स ने यहाँ पे बताए हैं। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद फिर से उनके काम को देखा गया और फिर जाना गया कि ये जो लॉज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और फिर आज भी इन्हीं लॉज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट लॉ हैं, कौन कौन से लॉ हैं। अब ये लॉ आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, अब सेग्रीगेट से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या है, इसे अलगाव का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तीनों लॉज आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जब हम इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दीज आर 3 रूल्स मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब तीनों को हम क्या कहते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि मेंडल के वो लॉज जो कि हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, दीज लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरिंग ट्रेड्स। Mendel started his research with monohybrid cross। अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। तो इसके बाद
हमने ये देखा कि मैंडल्स ने क्या किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पे, पी प्लांट पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्यों मैंडल ने पी प्लांट को ही यहाँ पे क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। बहुत सारे रीजन है उसके। सबसे पहले तो उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जैसे कि उनमें सीड का जो कलर था वो बहुत अलग था, शीट का जो शेप है वो बहुत अलग था, फ्लावर का कलर बहुत अलग था, फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस बहुत अलग था, प्लांट की हाइट बहुत अलग अलग थी, पॉड का शेप बहुत अलग अलग था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि एक ही प्लांट है, मटर का ही पौधा है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या रीजन है? तो सबसे पहले तो ये चीज थी जिसने कि उन्हें अट्रैक्ट किया कि मटर के पौधे के बारे में जानने के बारे में। उन्होंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कहीं तो जो बीज है मटर का वो येलो हो जा रहा है और कहीं पे ग्रीन हो जा रहा है। उन्होंने कहा क्या रीजन है कि कोई जो पौधा है वो तो बहुत लंबा है यहाँ पे, कोई बहुत बौना है यहाँ पे। इसी प्रकार से उन्होंने पॉट का कलर भी देखा, पॉट शेप भी देखा, अलग अलग यहाँ पे कैरेक्टर देखे। दूसरा रीजन ये था कि जो मटर का पौधा था उसकी जो लाइफ है वो शॉर्ट थी, यानी कि कम टाइम में वो वहाँ पे क्या कर सकते थे, मटर के पौधे को बहुत बार उगा सकते थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और अगर वो ऐसे ही प्लांट को लेते कि जिसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत बड़ी होती तो उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे रीज़न यहाँ पे होते हैं कि जो मटर का पौधा है वो क्या है, बाइलिंगुअल भी यहाँ पे होता है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने मटर का पौधा लिया। आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि मटर के पौधे को जब उन्होंने देखा तो उन्हें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाई दिए। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल को यहाँ पे दिखाई दिए थे, जिन कैरेक्टर को आपको लर्न करना है, आपको समझना है कौन कौन से कैरेक्टर वो होते हैं, क्योंकि आपके पास ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है प्लांट की हाइट। उन्होंने प्लांट की हाइट को जब देखा और उन्होंने देखा कि प्लांट की हाइट अलग अलग है, कहीं पे तो पौधा टॉल है, लंबा है, कहीं पे ड्वार्फ है यानी कि छोटा है, ठीक है। कहीं पे उन्होंने क्या देखा कि फ्लावर का कलर, फूल कुछ तो वायलेट कलर के थे और कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर यहाँ पे थे। तीसरा उन्होंने देखा फ्लावर की पोजीशन, कुछ तो एक्सियल थे किनकी पोजीशन, और कोई कैसे थे, टर्मिनल थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पॉड का शेप देखा, कुछ इन्फ्लेटेड थे, कुछ कॉन्स्ट्रक्टेड थे। उसके बाद उन्होंने पॉड का कलर देखा, कुछ ग्रीन थे, कुछ येलो थे। नेक्स्ट उन्होंने शीट का क्या देखा, शेप देखा, कुछ तो बीज राउंड थे और कुछ रिंकल्ड थे, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या देखा, सीट का कलर देखा जो येलो और ग्रीन थे। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब हम तीनों रूल्स को पढ़ेंगे तो आप बात करेंगे किसके बारे में, हाइट के बारे में, ठीक है। आप बात करेंगे किसके बारे में, शीट के शेप के बारे में, शीट के कलर के बारे में। आप यहाँ के जब आपको अच्छे से पता होगा कि कौन सा कैरेक्टर है और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तब आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस टेबल को क्या करना है, एनालाइज करना है। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है वो यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो टर्म्स हैं जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे तब तक आप जेनेटिक को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है जीन। क्या होता है जीन? अब आप जीन को बहुत बार सुनेंगे और बार बार सुनेंगे, जब भी आप जेनेटिक्स में आएंगे तो आप जीन सुनेंगे ही सुनेंगे। क्या होता है जीन? आपको सबको पता होगा डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी हमारी बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, जो भी है वो सारी कहाँ पे होती हैं, हमारे डीएनए में वो क्या होती है, फिक्स होती हैं। अब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, हमने क्या बात की है, जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास क्या है, डीएनए। अब इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अब ये जो पार्ट है ये कैपेबल है किसमें, इससे क्या बनेगा, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन से किसका फॉर्मेशन होगा, कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हमने क्या बात की है देखिए,
हमने कहा डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जिसमें इतनी एबिलिटी है कि वो आरएनए का फॉर्मेशन करे, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रोटीन से यही प्रोटीन क्या कर रहा है, जो कैरेक्टर हैं उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी जब हमने एग्जांपल में देखा था, हमने क्या देखा था, बालों का कलर देखा था। इसका मतलब कोई प्रोटीन क्या कर रही है, उस बालों के कलर को कंट्रोल कर रही है। हमने कहा वहाँ पे आई का कलर, यानी कि कोई प्रोटीन आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि जितने भी कैरेक्टर हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है, प्रोटीन यहाँ पे रेगुलेट करती है। और उस प्रोटीन का फॉर्मेशन किसके हो रहा है, किससे हो रहा है, हमने कहा आरएनए से हो रहा है। आरएनए का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, डीएनए के एक पीस से हो रहा है, और इसी डीएनए के एक पार्ट को हम क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। ठीक है, क्या है जीन? जीन क्या है, यहाँ पे डीएनए का एक छोटा सा वो पार्ट जो कि आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि डीएनए के हर एक पार्ट को हम जीन नहीं कह दे रहे हैं। वैसे तो जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन होंगे इस प्रकार से, क्योंकि कैरेक्टर एक नहीं है, कैरेक्टर बहुत सारे हैं। ठीक है, और अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के आरएनए बन रहे होंगे, उसके लिए अलग अलग प्रकार के जीन यहाँ पे होंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि वो पोर्शन डीएनए का जो कि आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है, और उस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है, और वो प्रोटीन क्या करेगी, कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब आप ध्यान रखिए, जीन क्या है, डीएनए का एक पार्ट है, जिससे कि एक यहाँ पे क्या होगा, जिससे कि यहाँ पे एक आरएनए का फॉर्मेशन होगा, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या होगा, फिर कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, रेगुलेट होंगे। इतना ध्यान रखिए। तो क्या पढ़ा हमने जीन के बारे में, ध्यान दीजिए। हमने कहा मेंडल्स यूज द टर्म फैक्टर फॉर द जीन। अच्छा, ये बात भी आप ध्यान रखिए कि जीन अब अभी कह रहे हैं हम, जब मेंडल्स अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इसे क्या कहा था, फैक्टर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहा, अ जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि जो जीन है वो डीएनए की वो इकाई है जो कि क्या करती है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि अब जब एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो जीन है वो भी पास हो रहा है। पूरा का पूरा जीन जब पास हो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि वो ही क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, एलील के बारे में। तो एलील के बारे में आपको क्या करना है, घर से पढ़ के लेके आना है, एलील क्या होते हैं, जीन लोकस क्या होते हैं, काफी सारे टर्म्स को अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।